जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। क्या दूसरा अफगानिस्तान बनेगा सीरिया? तालिबान की तरह विपक्षी ताकत लगातार बढ़ रहा आगे। रूस ईरान की मदद भी नाकाफी। फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, टैंक सब कुछ विद्रोहियों के कब्जे में। जानेंगे क्या है पूरा मामला। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे, ट्रंप ने हमास को दी धमकी, 20 जनवरी तक बंधकों को रिहा करो, नहीं तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इस बीच गाजा में हमास और फतह के बीच समझौता। इसी के साथ आपको बताएंगे, अगरतला में बांग्लादेशी मिशन पर हमले से भड़की यूनुस सरकार, भारतीय उच्चायुक्तों को किया तलब। तो दोस्तों, सभी खबरें आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, सीरिया में अफगानिस्तान पार्ट 2 होने की आशंका बढ़ती जा रही है। अशरफ गनी की तरह बशर अल असद का हाल होने की आशंका बढ़ती जा रही है। बता दें कि बशर अल असद की शासन सीरिया में बरसों पुरानी है, लेकिन दशकों पुरानी पकड़ अब धीरे धीरे कमजोर नजर आने लगी है। तालिबान की तरह सीरिया की विपक्षी ताकतें लगातार आगे बढ़ रहे हैं। रूस और ईरान की मदद भी नाकाफी साबित तो हो रही है। अब इराक से हजारों लड़ाकों को सीरिया रवाना किया गया है। कई शहरों और सेना के बेस पर कब्जा कर चुके विद्रोहियों के पास अब हथियार का बहुत बड़ा जखीरा के साथ ही फाइटर जेट और रूसी हेलीकॉप्टर भी है। अलेप्पो में बशर के महल पर कब्जा करके विद्रोहियों ने दिखा दिया है कि अगले कुछ दिनों में दमिश्क में क्या हो सकता है। रूस की वायुसेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तरी हमा को कब्जे से बचाने के लिए हमा में सेना का सुरक्षा घेरा तैयार किया गया। हमा में विद्रोहियों से मुकाबले की तैयारी है। आसमान से इलाके की निगरानी की जा रही है। टैंक ब्रिगेड और रॉकेट फोर्स को तैनात किया गया है। दावा है कि इदलिब में सीरिया की वायुसेना और रूसी एरोस्पेस फोर्स ने मिलकर हमला किया। इन हमलों में अल नुसरा के हेडक्वार्टर को भस्म कर दिया गया। अल नुसरा के हथियार गोदाम को भी नष्ट किया गया। यह रूस सीरिया का संयुक्त हमला था। हमले में अल नुसरा के लड़ाकों की मौत का दावा किया जा रहा है। रूस और सीरिया की सेना ने इदलिब को खाली कराने का मिशन पूरा किया है। हमा को बचाने के लिए भी इदलिब में हमले जरूरी है। विद्रोहियों के खिलाफ घातक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। सीरिया में रूस की तोजका बैलिस्टिक मिसाइलों से विद्रोहियों पर प्रहार हो रहा है। रूसी मिसाइल से HTS के ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। हमा में डिफेंस लाइन बना लेने के दावे के बीच विद्रोहियों ने एक वीडियो से दावा किया है कि ड्रोन हमले में हमा के सेना सुरक्षा ब्रांच के चीफ को मार दिया गया है। विद्रोहियों पर पलटवार के लिए इस्लामिक रेजिस्टेंस के लड़ाके तैयार है। ईरान प्रॉक्सी संगठनों के जरिए सीरिया की सेना की मदद कर रहा है। ईरान ने IRGC क्विक रिस्पॉन्स के चीफ को सीरिया भेजा है। जनरल सैयद जावेद गफारी सीरिया में ईरान के सलाहकार थे। सैयद गफारी सीरिया में IRGC को कमांड करेंगे। सीरिया के आर्मी चीफ भी अब मोर्चे पर निकल चुके हैं। जनरल महमूद इब्राहिम ने हमा में अपनी सेना की तैयारियों का जायजा लिया। सीरिया, रूस और ईरान अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से बशर की सरकार को बचा लिया जाए, लेकिन विद्रोहियों के हौसले इस बार बुलंद है। विद्रोहियों ने अब सीरिया के तेल रिफात पर हमला किया है। अल कुवेरिस एयरबेस पर भी विद्रोहियों का कब्जा है। सेना के हथियार और फाइटर जेट विद्रोहियों के कब्जे में। अल कुवेरिस बेस पर हथियार का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। सीरिया की सेना यहां से भाग चुकी है और ये तमाम हथियार अब विद्रोहियों के हाथ लग चुके हैं। यहां इतने हथियार है कि विद्रोही कई दिनों तक युद्ध में टिके रह सकते हैं। फाइटर जेट भी अब विद्रोहियों के कब्जे में है। अलेप्पो में कब्जे के बाद HTS ने यहां अपना गवर्नर भी नियुक्त कर दिया है। इन तस्वीरों को देखकर आपको अफगानिस्तान के सत्ता पर तालिबान के कब्जे की याद आएगी। इसी तरह से हाथ में असोल्ट राइफल लिए लड़ाके दफ्तर की कुर्सियों पर बैठे थे। विपक्षी समूहों के डर से असद सरकार के सैनिक सरेंडर कर रहे हैं। अलेप्पो में जान बचाने के लिए 100 से अधिक सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। सेना के टैंक भी अब विद्रोहियों के कब्जे में है, जिसकी वजह से HTS और शक्तिशाली होता जा रहा है। विद्रोही बशर की सत्ता की तुलना भेड़ियों के राज से कर रहे हैं, इसलिए पकड़े गए सैनिकों की ऐसी आवाज निकालने की सजा दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर, जी हां दोस्तों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को धमकी दी है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक उन्होंने इजराइल के बंधकों को तुरंत रिहा करने के लिए कहा है। ट्रंप ने कहा कि अगर बंधकों को 20 जनवरी तक रिहा नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। ट्रंप का यह बयान इजरायली प्रधानमंत्री
बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी सारा से मुलाकात के बाद आया है। सारा ने रविवार को फ्लोरिडा के ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स में ट्रंप से मुलाकात की थी। दोनों ने साथ डिनर भी किया था। इस दौरान सारा ने ट्रंप से गाजा जंग और बंधकों की रिहाई को लेकर बात की थी। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसमें 1200 से ज्यादा इजरायली लोगों की मौत हो गई थी। हमास ने इजराइल के 251 नागरिकों और सैनिकों को बंधक बना लिया था। इनमें से कुछ बंधकों की मौत हो चुकी है। 97 बंधक अभी भी हमास के पास है। इजरायली आर्मी के मुताबिक इनमें से भी 35 बंधकों की मौत हो गई है। वहीं दूसरी ओर फ्रांस प्रेस एजेंसी ने बताया है कि फिलिस्तीन के हमास और फतह गुटों ने गाजा पट्टी का मैनेजमेंट यानी इंतजाम संभालने के लिए एक संयुक्त समिति बनाने पर सहमति की है, जिसे सामुदायिक समर्थन समिति नाम दिया गया है। हमास के एक नेता ने कहा कि मिस्र की मध्यस्थता में काहिरा में हुई बातचीत के बाद दोनों गुटों ने इस समिति के मसौदे पर सहमति जताई है। यह समिति गाजा का प्रबंधन करेगी और फिलिस्तीनी सरकार के साथ समन्वय करेगी। फतह के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति महमूद अब्बास जल्द ही इस समिति को मंजूरी देने का आदेश जारी करेंगे। रविवार रात काहिरा में हमास और फतह के प्रतिनिधि मिले और गाजा में युद्ध विराम और युद्ध के बाद के प्रबंधन पर चर्चा की। हमास के खलील अल हया और फतह के अज़्ज़म अल अहमद ने इस बैठक में हिस्सा लिया। चर्चा के दौरान गाजा में सहायता वितरण, सीमा प्रबंधन और पुनर्निर्माण के लिए एक स्वतंत्र समिति बनाने पर सहमति हुई, जो सभी फिलिस्तीनी गुटों की सहमति से काम करेगी। फतह के नेता जमाल अबीद ने कहा कि यह बैठक फिलिस्तीनी गुटों को एकजुट करने के लिए महत्वपूर्ण है। मिस्र के विदेश मंत्री बदर अब्दुल आती ने काहिरा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान बताया कि दोनों गुट गाजा को फिलिस्तीनी अथॉरिटी के नियंत्रण में लाने पर सहमत हो रहे हैं। यह सम्मेलन गाजा को राहत देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया, जिसमें 103 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस समझौते का मकसद गाजा में पारदर्शी और साथ मिलकर सहयोग से तामीर और तरक्की को यकीनी बनाना है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर अगरतला में बांग्लादेश सहायक उच्चायोग के पास विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने उच्चायोग में घुसने और कथित तौर पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की। इस मामले में मंगलवार को बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका में इंडियन हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा को तलब किया। प्रणय वर्मा कार्यवाहक विदेश सचिव रियाज हमीदुल्लाह से मिलने के लिए करीब 4 बजे विदेश मंत्रालय पहुंचे। वहीं इस मामले में जब विदेश मंत्री मोहम्मद तौहीद हुसैन से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें आने के लिए कहा गया है। भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने बांग्लादेश के कार्यवाहक विदेश सचिव रियाज हमीदुल्लाह से मुलाकात के बाद कहा कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते गहरे और व्यापक हैं, जिन्हें किसी एक मुद्दे तक सीमित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, हम सकारात्मक, स्थिर और रचनात्मक संबंध बनाना चाहते हैं। दोनों देश कई मामलों में एक दूसरे पर निर्भर है और हमारा सहयोग दोनों देशों के लोगों के लिए फायदेमंद होगा। उधर अगरतला में बांग्लादेशी मिशन पर कथित हमले के कुछ ही घंटों में सोमवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर अफसोस जताया और इसकी निंदा की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में हमले को बेहद खेदजनक बताया और कहा कि किसी भी परिस्थिति में राजनयिक और वाणिज्यिक दूतावास की संपत्तियों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि सरकार नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग और देश में उनके उप सहायक उच्चायोगों की सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए कार्रवाई कर रही है। दरअसल अगरतला में बांग्लादेश सहायक उच्चायोग के परिसर में कथित तोड़फोड़ और बांग्लादेशी राष्ट्रीय ध्वज को जबरन हटाने के मामले में सोमवार को 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही सरकार ने इस मामले में 3 पुलिस अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक देखते रहिए MW न्यूज।